गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 13 तलाक याचिका ड्राफ्ट, शपथ पत्र फॉर्मेट और धारा 26 आवेदन ड्राफ्ट। आज के इस वीडियो में हम धारा 13 पे पूरी कानूनी व्याख्या करेंगे कि किन किन आधारों पर पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा लगाकर तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। तलाक के आवेदन की जो धारा 13 के तहत ड्राफ्ट की जाती है वो ड्राफ्ट क्या होगी, और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी, और धारा 26 के तहत जो नाबालिग हैं, अवयस्क हैं, अपत्य हैं, उनके बारे में भरण पोषण, उनकी कस्टडी आदि के बारे में जो भी प्रावधान दिए गए उन सभी पे हम डिटेल में आज कानूनी चर्चा करेंगे। इन सब की डिटेल ई बुक भी मैंने एक तैयार की हुई है, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको उसमें आगे परिचय कराऊंगा। तो आइए सर हम शुरू करते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। इसकी धारा 13 में जो आधार दिए गए हैं वो आधार पति और पत्नी दोनों पर लागू होते हैं। दोनों उन आधारों पर याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। एडीजे कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायालय में ये याचिका पेश की जाती है। और चूंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, फैमिली कोर्ट 1984 या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 आप जानते हैं, ये सभी वाद इन्हीं के अंतर्गत पेश किए जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 7 में क्षेत्राधिकार बताया गया है। उसमें ये जो भी वाद और कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी वो फैमिली कोर्ट के अंदर ही प्रस्तुत की गई मानी जाएगी। फैमिली कोर्ट में धारा 19 में अपील का प्रावधान बताया गया है कि 30 दिवस के अंदर उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। तो ये सारे प्रावधान जो फैमिली कोर्ट में जो जो वाद सुने जाते हैं उन वादों में एक धारा 13 भी इसके अंतर्गत आती है। अब धारा 13 में जो बुक में डेफिनेशन दी गई है, मैं उसी में से सर आपको पढ़ के और उसको आसान शब्दों में समझाता भी चलूंगा। धारा 13, विवाह विच्छेद। कोई भी विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी या विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पति और पत्नी के मध्य कोई विवाह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात हुआ है तो दोनों निम्नलिखित आधारों पर तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है, ये धारा 13 की उपधारा 1 का नंबर 1 है। दूसरे पक्षकार ने धारा 13 की उपधारा 1 का नंबर 1 है सर। ये दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि पति हो या पत्नी, दोनों में से यदि किसी के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है कि वैवाहिक स्थिति में रहने के दौरान ही किसी अन्य से शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, स्वेच्छा मैथुन किया जाता है, जिसे अवैध संबंध भी कहते हैं, जिसको व्याभिचार करना या अनैतिक संबंध करना कहते हैं। यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो एक आधार ये भी तलाक याचिका का माना जाएगा। ये पति और पत्नी दोनों पर ही लागू होते हैं कि दोनों में से यदि किसी के भी द्वारा इस प्रकार के कार्य को किया गया तो दोनों ही इस आधार पर तलाक याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नंबर 1 आधार हो गया। दूसरा आधार है 1 का, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। मतलब दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के विरुद्ध क्रूरता की है। क्रूरता में सभी कुछ वो चीज आ जाती हैं जिससे व्यक्ति को मानसिक दुख, आघात होता है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और साथ में रहना दूभर हो जाता है। जैसे कि दहेज मांगना, शराब पीकर मारपीट करना, या किसी से अवैध संबंध बना लेना, या शादी तो कर लिया आपने और शादी करने के बाद आप उसके पास ही नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल आप नाराज नाराज हुए बैठे हैं, सालों आप ऐसे ही बिता रहे हैं, तो ये सब क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। और इसकी पूरी डेफिनेशन में क्रूरता में हर वो चीज आएगी जो हर व्यक्ति के सामाजिक और परिस्थिति के हिसाब से इसको माना जाएगा कि उस समाज में उस किस हाल में और किस कंडीशन में उस क्रूरता को देखा जाएगा। तो इसमें इसमें जो दूसरा आधार बताया गया क्रूरता का बताया गया कि इस क्रूरता के आधार पर भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध तलाक की याचिका लगा सकता है। इसमें आएगा सर 1 खा, जो अगला है। इसमें दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त कर रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्जी पेश किए जाने पे, मतलब जिस तारीख को आप कोर्ट में तलाक की याचिका जज साहब के समक्ष ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आज की तारीख ले लें,
27 अप्रैल 2025। अब इससे ठीक 2 वर्ष पूर्व मतलब 27 अप्रैल 2024 और 27 अप्रैल 2023, ठीक 2 वर्ष से दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को छोड़ रखा है। बिल्कुल ऐसा छोड़ रखा है कि ना तो उनमें कोई पति पत्नी के संबंध स्थापित हुए हैं, ना एक दूसरे से मिले हैं, और एक दूसरे को अभित्यक्त कर रखा है, बिल्कुल छोड़ रखा है। तो इस आधार पर भी दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष जिसके भी साथ ये हुआ है व्यवहार, वो तलाक की याचिका कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ये भी इसका एक आधार हुआ। ये सब कानून में लिखे हुए आधार सर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं आधारों में से कोई ना कोई आधार का मुकदमा आपका हो सकता है। ये जो मेरा आज का वीडियो है ये आम और खास के लिए है, ये स्पेशल कोई वीडियो नहीं है सर। ये हर एक आम व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद है। जो घर में बैठ के इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी पता लग सकता है कि हाँ आखिर तलाक की याचिका किन आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है। चाहे आप विधि के छात्र हों, वकील हों, ये एक आम व्यक्ति हों, ये सभी के लिए बड़ा उपयोगी विषय है। और एक आम आम चर्चा के दौरान, या जिसे कहना चाहिए कि आम व्यवहार के दौरान ये इस्तेमाल होने वाला विषय है। आजकल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद भी हो जाया करते हैं, तो उसमें सुलह समझौते की भी कोशिश की जाती है। जो फैमिली कोर्ट है, उस फैमिली कोर्ट को बनाया इसलिए गया है, इसकी धारा 13 में, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 13 में कानूनी विशेषज्ञ, विधि व्यवसायी कह लें आप या वकील कह लें, इनकी पैरवी से कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुरू में रोका गया है, लेकिन यदि न्याय हित में आवश्यक होता है तो उसमें वो व्यक्ति उनके वकील साहब को उपस्थित कर सकता है। तो इसको उद्देश्य और मकसद यही है धारा 13 का, कि न्यायालय स्वयं कोशिश करे राजीनामे की, सुलह समझौते की, और यदि उनमें सुलह समझौता हो जाता है तो वो उसको बेहतर मानते हुए उस प्रकार से उस प्रकरण का निराकरण किया जाता है। 3 स्टेज तक राजीनामे के लिए कार्रवाई लगाई जाती है, जैसी दावा प्रारंभ होता है। और एक उसमें जो है कि एक विशेषज्ञ, जिसको कहना चाहिए कि विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी के पास भेजा जाता है कि वो दोनों पक्षों को समझाएं, सुलह समझौते की कोशिश करें, और फिर भी जब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर अंतिम रास्ता होता है, तो धारा 13 के तहत आता है। तो धारा 13 में हम अगला पॉइंट अब देखते हैं सर। इसमें जो उपधारा 1 की 2 है पॉइंट, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है। यदि कोई हिंदू धर्म का पालन करता है और पालन करने के दौरान ही उसने उसका धर्म बदल लिया है और वो किसी अन्य धर्म को मानने लगा है, तो ये भी एक तलाक की याचिका का आधार होगा। पत्नी या पति दोनों इस आधार पर तलाक की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सर इसमें, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे। मतलब वो इस प्रकार से पागल हो गया है, विकृत चित्त हो गया है कि उसके साथ रहना ही संभव नहीं है। उसकी हरकतें इतनी उटपटांग, इतनी घातक, इतनी परेशान करने वाली हैं, जो इसमें परिभाषा में दी गई है कि असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है, मतलब असाध्य, मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा है और ये निरंतर चल रहा है, और इस प्रकार से इस हद तक उसका मानसिक विकार हो गया है कि अर्जीदार युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्यार्थी के साथ रहे। तो इस ग्राउंड पर भी तलाक की याचिका पेश की जा सकती है। इसमें उसका मेडिकल भी चेकअप होता है, डॉक्टर की रिपोर्ट या पर्चे भी उसमें यदि आपके पास हो तो आप उसमें तलाक याचिका के समर्थन में लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट है और ये स्थायी रूप से असाध्य बीमारी से ग्रसित है और इसके साथ जीवन गुजारना मुश्किल है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, दोनों इस आधार पर तलाक की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला ग्राउंड सर इसमें जो बताया गया है वो इसका स्पष्टीकरण, जो मानसिक विकार है उसको स्पष्टीकरण किया गया है इसमें कि मानसिक बीमारी मस्तिष्क का संसेद या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निशक्तता अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत विखंडित मनस्कता भी है। तो ये मानसिक विकार की इसमें परिभाषा बताई गई है कि मस्तिष्क या सर्रोध या अपूर्ण विकास, मतलब मस्तिष्क का यदि अपूर्ण विकास है, मतलब थोड़ा सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, पूरा विकास नहीं हो पाया दिमाग का, या मनोविकृति है या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार है, निशक्त अभिप्रेत है, तो इसको इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से मनोविकृति को भी इसमें परिभाषित किया गया है कि मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार, मनोविकृति को मस्तिष्क का दीर्घ मतलब लंबे समय से उसका ये विकार चला आ रहा है, और चाहे इसे बुद्धि की असामान्यता हो या नहीं, मतलब बुद्धि उससे असामान्यता में आए या नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है।
मतलब उसकी मनोविकृति इस प्रकार की है कि उसका आचरण जो है कि आक्रामक हो जाता है। आक्रामक से आशय कि साथ में रहने वाले को डर पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे जान से मार दे या मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटित कर दे। गंभीर रूप से जो अनुत्तरदायी हो जाता है तो इसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, चाहे उसका इलाज हो सकता हो या नहीं हो सकता हो, ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। और इस आधार पर भी दोनों, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तलाक की याचिका कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है IV में, ये धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 1 में चल रहा है सनम। इसका अगला है दूसरा पक्षकार उग्र असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। आप सभी जानते हैं कुष्ठ रोग को। यदि किसी को बीमारी हो गई है तो इस आधार पर भी तलाक की याचिका कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश की जा सकती है। इससे अगला आधार है दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रंजित रोग से पीड़ित रहा है। ये संचारित भी एक रोग है। ये रोग जो हो जाता है जिसको, तो उस रोग से जो भी पीड़ित होता है तो दूसरा तलाक की याचिका कोर्ट में इसमें लगा सकता है। दूसरा आधार है सर इसमें अगला कि किसी पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार पूर्वज्ञा ग्रहण कर चुका है। तो ये भी एक प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है। यदि उसने ऐसा किया है तो ये भी एक तलाक का आधार इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। मतलब 7 साल से या तो पत्नी है या पति है, दोनों के बारे में 7 साल से पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, जीवित है कि मर गया है, और कहीं सुना भी नहीं कि वो जीवित है। तो इस आधार पर भी तलाक की याचिका कोर्ट में दोनों में से किसी के द्वारा पेश की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी अगर नहीं है कई समय से 7 साल से तो पति लगा सकता है, और पति नहीं है उपस्थित 7 साल से या उससे अधिक की कालावधि के भीतर कुछ सुना भी नहीं है कि वो जीवित है या नहीं, तो वो पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इस आधार पर तलाक की याचिका लगा सकते हैं। इसमें स्पष्टीकरण में बताया गया सर अभित्यजन के बारे में कि विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो अयुक्ति युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना इच्छा के विरुद्ध हो। मतलब छोड़ने का जो आधार है कि एक दूसरे को छोड़ दिया, अभित्यक्त कर दिया, तो वो बिना किसी आधार के ही छोड़ दिया, कोई कोई कारण नहीं, उसका कोई उचित रीजन नहीं है। बिना 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 कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की और दूसरे की इच्छा भी नहीं है छोड़ने की, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया, तो वो इच्छा के विरुद्ध है। उसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी इस पद के व्याकरणीय रूपों या सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। यदि इस प्रकार का भी आचरण उन विवाह की स्थिति के दौरान पाया जाता है तो इस आधार पर भी तलाक की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें काम में बताया है कि ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर जो आपको बता रहा हूं कि विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व हुआ हो या इसके पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री इस विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी कर सकता है। कौन से आधार हैं? तो इसमें कुल 2 आधार बताए गए हैं सर, कुल 2 आधार जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है इसमें कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री, जैसे कि न्यायालय ने उनको दे दी कि 1 साल तक ये तलाक की याचिका नहीं देते हुए न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी गई, क्योंकि इसमें कुछ जो धाराएं हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि विकृत चित्त है, असाध्य कुष्ठ रोग है, रंचित है और धार्मिक पंथ के अनुसार प्रज्ञा ग्रहण कर चुका है। तो इन आधारों पर कई बार न्यायालय के द्वारा सीधे तलाक की डिग्री देने की बजाय न्यायिक पृथक्करण की भी डिग्री दे दी जाती है। ये आगे 13 धारा की 13 खा में भी बताया है, तो उसमें मैं आपको अभी आगे उसकी भी जानकारी दे दूंगा। तो यदि न्यायालय के द्वारा 1 साल तक कि उनको न्यायिक पृथक्करण अलग रहने की उसमें डिग्री पारित कर दिया, आदेश पारित कर दिया है, और इस बीच उससे ऊपर 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ। मतलब एक न्यायालय ने न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर दी और उसके बाद 1 वर्ष या उसके अधिक समय हो गया हो दोनों के बीच में, जिसको कहना चाहिए कि पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं हुए, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है कि पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ, मतलब शारीरिक संबंध इन दोनों के बीच में स्थापित नहीं हुए। तो इस आधार पर भी दोनों में से कोई भी पक्ष कोर्ट में तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार से एक और आधार है कि यदि न्यायालय ने दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री पारित कर दी है और न्यायालय ने यह घोषित कर दिया जिस भी व्यक्ति के द्वारा पुनर्स्थापना का दावा कोर्ट में पेश किया गया
धारा 9 के तहत पेश किया जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की। और न्यायालय ने उसके पक्ष में यह आदेश पारित किया कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लें कि पति के द्वारा धारा 9 का आवेदन पेश किया गया और न्यायालय ने उसके पक्ष में आदेश कर दिया कि पत्नी जो है कि बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो उसके साथ दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ करे। अब न्यायालय का इस आदेश होने के बाद 1 वर्ष या उससे ऊपर की अवधि बीत गई, 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि बीत गई और इस बीच दाम्पत्य अधिकारों की कोई प्रतिस्थापना नहीं हुई। मतलब 1 वर्ष की अवधि या उससे ऊपर की अवधि बीत गई और उसके बाद भी उस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ और वो साथ में रहने नहीं लगा या लगी, तो ऐसी दशा में भी इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक की याचिका धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार से पत्नी, ये अब उपधारा 2 में आ रहे हैं सर हम। ये जो भी पूरा मैटर मैंने आपको अभी बताया, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया है। अब उपधारा 2 में हम आते हैं। उसमें जो आधार बताए गए हैं वो विशेष तौर से महिलाओं के लिए बताए गए हैं कि पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगी। पत्नी के लिए ये जो अभी बताए गए थे 13(1) में, ये तो दोनों पे लागू होते हैं कि दोनों में से किसी के द्वारा अगर ऐसा कार्य किया जाता है तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध तलाक की याचिका कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन ये उपधारा 2 में स्पेशली पत्नी शब्द इस्तेमाल किया गया है, पत्नियों के लिए इसको बताया गया है कि पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगी। किस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत कर सकती है कोर्ट में? नंबर 1 है इसमें, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति से ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया या अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के प्रस्तुत किए जाने के समय जीवित थी। इसमें भाषा काफी ऐसी लिखी हुई है, अनुष्ठापित, उपास्थान, तो उसको सरल हिंदी में मैं आपको समझाता भी जा रहा हूं ताकि आपकी बात समझ में पूर्ण रूप से आ जाए। तो इसमें कहने का ये मतलब हुआ कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह अगर होता है और ऐसे विवाह करने के लिए अर्जीदार विवाह के समय उसकी कोई दूसरी पत्नी मौजूद है, जीवित है, जिसके साथ उसका विवाह प्रारंभ में पूर्व में हो चुका है और जब अर्जी प्रस्तुत की जाती है उस समय भी वो जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर भी तलाक की याचिका पत्नी के द्वारा ली जा सकती है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग शादी करते समय झूठ बोल देते हैं और जो उनकी पहले जो शादी हुई होती है उसको वो छिपा लेते हैं ताकि दूसरे पक्ष को पता ना चल सके। और शादी होने के बाद फिर जब उस पत्नी को पता लगता है कि ये पहले से ही विवाहित है और वहां इनका आना जाना भी है और इनका एक घर भी है, अलग घर भी इनके द्वारा बनाया गया है, जो भी कंडीशन हो, लेकिन वो उस बात को हिडन करके छुपाकर ये शादी की गई थी, तो पत्नी को जैसे पता लगता है तो वो जब तलाक की याचिका पेश करती है उस समय तक यदि वो उसकी पत्नी जीवित है दूसरे वाली, तो इस आधार पर भी पत्नी कोर्ट में तलाक की याचिका धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 2 की उपधारा 1 के तहत प्रस्तुत कर सकती है। अब इसमें एक आधार और बताया गया है, वो भी मैं बता देता हूं सर आपको। दूसरा है सर उपधारा 2 का दूसरा, पति विवाह के होने के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशु गमन का दोषी रहा है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर कि यदि उस महिला पर, उस स्त्री पर अत्याचार किया जाता है और जो है कि बलात्कार किया जाता है, उसके साथ गुदा मैथुन जिसको हम कहते हैं कि अननेचुरल सेक्स, जिसको सभी जगह प्रतिबंधित किया गया है, और या पशु गमन का दोषी रहा है, ये तीनों आधार हैं इसमें, बलात्संग, गुदा मैथुन या पशु गमन का वो दोषी रहा है पति, तो इस आधार पर पत्नी कोर्ट में तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकती है। ये स्पेशली पत्नी के लिए प्रावधान बताए गए सर इसमें कि स्पेशली पत्नी को उन आधारों के अलावा जो मैंने अभी आपको बताए और क्या आधार हो सकते हैं, तो ये वही आधार चल रहा है। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 की उपधारा 1, 2, 3 में बता रहा हूं मैं आपको। अब इसमें अगला जो आधार बताया है ये तीसरे नंबर का, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125, जिसको BNSS 2023 में परिवर्तित करके धारा 144 कर दिया गया है। तो उस
इसमें दोनों में कार्रवाई में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया जाएगा। किस बात के होते हुए पारित किया जा सकता है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का प्रारंभ नहीं हुआ था। मतलब ये आधार अगर होते भी हैं तो भी उसके बाद भी उसके पक्ष में आदेश किया जा सकता है। ये हो गया सर पॉइंट नंबर 3 इसका। और इसमें अंतिम पॉइंट है आई भी चौथा, विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं। मतलब विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उनके बीच फिजिकल रिलेशन बने हो या नहीं बने हो, शारीरिक संबंध बने हो या नहीं बने हो, उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था। मतलब नाबालिग अवस्था में, जैसे कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है किसी भी व्यक्ति के बालिग होने के लिए। यदि उससे पहले 15 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया हो तो ये भी एक आधार बताया गया है कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इस आधार पर भी पत्नी तलाक की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। तो महिलाओं को काफी अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। और इसी में जो धारा 13 की जो याचिका में स्पष्टीकरण में बताया गया है कि विवाह को भी लागू होगा, यह खंड उस विवाह को भी लागू होगा जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इसमें सर एक धारा 24 का भी दिया गया है कि यदि पति की ओर से तलाक की याचिका कोर्ट में लगाई जाती है तो पत्नी धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग उसमें कर सकती है। धारा 25 के तहत भी भरण पोषण की मांग उसके द्वारा उसमें की जा सकती है। ये महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और इसी में जो धारा 13 का है, विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यार्थी को वैकल्पिक अनुतोष, इसमें कुछ वैकल्पिक अनुतोष भी बताए गए हैं, वो भी सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 खंड 3, 4, 5, 6 में वर्णित आधारों पर है। मतलब जब कोर्ट में याचिका पेश की जाती है तो उस पर लिखा जाता है कि सामान्यतः कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि तलाक याचिका अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। अब वो उपधारा 1 में जो भी उनके ग्राउंड हो उसकी उपधारा वो नहीं लिखते हैं कई बार, और कई बार उसको विशेष तौर से लिख भी दिया जाता है। अगर आप उसको लिख देते हैं तो ये पता लगता है कि किस ग्राउंड को लेकर कोर्ट में आए हैं, ये स्पेशली उससे डिफाइन हो जाता है। नहीं लिखते हैं तो पूरी याचिका को पढ़ने के बाद फिर हमें पता लगता है कि याचिका आखिर धारा 13 की किस उपधाराओं के अंतर्गत आती है जो पेश की गई है। तो यदि इनके तहत वो पेश की गई है, इनके तहत उपधारा 1 के खंड 3, 4, 5, 6 में वर्णित आधारों पर यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्याय संगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। अब वो आधार क्या होंगे सर, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 3, 4, 5, 6। अब 3 में सर ये है कि विकृत चित्त रहा है, 4 में असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है, 5 में रंजित रोग से पीड़ित रहा है, और 6 में है धार्मिक पंथी के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है। मतलब यदि इन ग्राउंड्स में से किसी ग्राउंड्स के ऊपर तलाक की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की गई है तो न्यायालय उसमें सीधे तलाक देने की बजाय न्यायिक पृथक्करण की भी डिक्री पारित कर सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि जो न्यायालय के द्वारा हालात, परिस्थिति, एविडेंस सबको देखते हुए आदेश पारित किया जाएगा। 13 खा में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है, और जो कि आज का जो हमारा वीडियो है वो मुख्यतः धारा 13 और 26 पे आधारित है। अब पारस्परिक सहमति पे मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो डिटेल में मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि 13 खा के तहत यदि दोनों सहमत होते हैं, पति और पत्नी, तो तलाक की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब धारा 26 में जो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं मैं आप पे उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। धारा 13 पे जो तलाक के आधार होंगे उस पे मैंने कंप्लीटली मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब मैं धारा 26 पे, धारा 26 भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है और इसका भी उपयोग अधिकांशतः कोर्ट में होता है, और ये हर एक आम और खास को भी यदि पता हो तो उसको काफी रिलीफ और आसानी मिल जाती है कि जैसे बच्चों के भरण पोषण की, सुरक्षा की और कस्टडी में लेने की,
कई बार ये भी प्रश्न पैदा होता है कि भाई एक पक्ष चाहता है कि बच्चा उसको मिल जाए, तो वो भी धारा 26 के तहत आवेदन पेश कर सकता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें मुख्यतः दो ही बातों को फोकस किया गया है, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 26। इन दोनों के आवेदनों की ड्राफ्ट क्या होगी वो भी मैंने ई बुक के अंदर तैयार करके रखी है, और काफी अध्याय तैयार किए हुए ई बुक में, तकरीबन 17 अध्यायों में ई बुक को मैंने बनाया है, और उसमें से ही सिर्फ 2 पॉइंटों को लेकर मैंने आपको आज ये वीडियो में जानकारी दे रहा हूं मैं। तो अब मैं सर आपको धारा 26 के ऊपर आगे की जानकारी प्रदान कर देता हूं कि धारा 26 क्या कहती है आखिर। धारा 26 भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 26 में बताया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 है सर, आप ये ध्यान रखिएगा। अपत्यों की अभिरक्षा मतलब बच्चों की अभिरक्षा, इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्रवाई में, मतलब ये जो अधिनियम है, तो हिंदू विवाह अधिनियम है, इसके अधीन होने वाली किसी भी कार्रवाई में, मतलब ये जो धारा बोल रही है ये नहीं कह रही है कि खाली धारा 13 तक ही सीमित है। किसी भी कार्रवाई में न्यायालय अप्राप्त वय अपत्यों, मतलब अप्राप्त वय मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जो बच्चे हैं, की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में। 3 चीजें हैं सर इसमें, अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा। इन तीनों चीजों के बारे में न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे आपत्ति की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्रवाई के लंबित रहते ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे, और न्यायालय द्वारा पूर्वतन किए गए ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय समय पर प्रतिसंहत या निलंबित भी कर सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धारा 26 के तहत भी यदि आपके द्वारा कोर्ट में तलाक की याचिका प्रस्तुत की जाती है तो धारा 26 के तहत भी आवेदन पेश किया जा सकता है। अब एक इसी प्रकार का एक प्रकरण सर अभी मेरे पास भी आया था, और मैंने अभी उसमें कल ही कोर्ट में धारा 13 की याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की है। कोर्ट में प्रस्तुत करने की जो प्रोसीजर है वो आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि तलाक की याचिका कंप्लीट तैयार करके मैं कोर्ट में एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। एडीजे कोर्ट में जज साहब के समक्ष लेके गया, डायस पर पक्षकार को मैंने मेरे साथ में खड़ा रखा और जज साहब के सामने मैंने पूरी फाइल प्रस्तुत की। जैसे कि आप देख रहे हैं फाइल है, ये मेरी बनी हुई है, ये मेरी खुद की फाइल है, लेकिन न्यायालय के लिए अलग फाइल तैयार की थी धारा 13 के तहत, और उसको 2 हरे ग्रीन पेपरों पे निकाला गया था। उसके साथ सूची अनुसार दस्तावेज भी लगाए गए थे, वादी का रजिस्टर्ड पता भी लिखा गया था, याचिका के समर्थन में शपथ पत्र भी लगाया गया था, वकील पत्र भी लगाया गया था। प्रोसेस शुल्क 100 रुपये अलग से लगाई गई थी। याचिका का शुल्क जो 80 रुपये होता है वो 20 रुपये उसमें उपलब्ध नहीं, तो पहले से टिकट चिपका हुआ था, तो हमारे द्वारा 100 रुपये की उसमें टिकट अलग से लगा दी गई थी। तो ये सब कंप्लीट करके साक्ष्य सूची भी हमने साथ में पेश कर दी थी। ये सभी तैयार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष डायस पे मैंने उसको पेश किया, और जज साहब से मैंने निवेदन करके शॉर्ट में 2 शब्द कहे कि श्रीमान ये तलाक की याचिका है और पति की ओर से प्रस्तुत की जा रही है। माननीय न्यायालय ने उस याचिका को उनके हाथ में लिया और देखा, समझा, और उसमें सभी कुछ चीज़ों को समझने और देखने के बाद फिर उनके द्वारा कहा कि ये बाबूजी को आप दे दीजिए। अब बाबूजी को मेरे द्वारा फाइल दी गई, उनके द्वारा उसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए रीडर जांच रिपोर्ट के लिए फिर फाइल लगाई जाती है। इसके बाद फाइल रीडर जांच रिपोर्ट के लिए लगाई गई, पक्षकार के मेरे द्वारा आदेश पत्रिका पे दस्तखत कराए गए, तो अब प्रकरण रीडर जांच रिपोर्ट पे, अब वो पूरी जांच में करेंगे। जांच में क्या करेंगे, वो सभी चीजें देखेंगे जो एक बात पत्र में होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के भी प्रावधान लागू होते हैं, तो सब कुछ चीज इसमें देखी जाती है, जैसे कि कोर्ट फीस और प्रोसेस शुल्क, दस्तावेज सूची, शपथ पत्र, उससे फोटो भी लगाया गया था याचिका पे उसका, पति का, मैंने पति की ओर से पेश की थी तो पति का फोटो भी इस पे लगाया गया था। इन सब चीजों को देखने के बाद फिर न्यायालय उसको दर्ज करने का आदेश करता है कि ये इसको उसके रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, कंप्यूटर पे उसको दर्ज की जाएगी। उसके बाद फिर उसमें आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत सूचना पत्र जारी करने का आदेश दिया जाएगा। फिर तलवाना तैयार करके हमारे द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ये सर मैं बताने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, चाहे कि एक आम व्यक्ति को भी कोर्ट की प्रोसीजर की जानकारी हो सके, वकीलों को तो है ही,
लेकिन जो नए वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको नहीं होती है, उनको भी इसकी जानकारी हो सके। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, ये तमाम अधिवक्ताओं के लिए भी और एक आम व्यक्ति के लिए भी एक जानकारी भरा भरा विषय है कि आखिर हम कोर्ट की प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये बुक में नहीं लिखेगी। बुक में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप डायस पर जाएंगे, जज साहब के सामने हाथ में आप फाइल देंगे, जज साहब उसको उठाकर देखेंगे, फिर कहेंगे कि बाबूजी को टेबल पे दीजिए। ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है सर। ये सब प्रैक्टिकली और व्यवहारिक बातें हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं तब हम सीखते जाते हैं इसको। तो अब उसके बाद आदेश 5 नियम 1 सीपीसी के तहत उसमें तलबाना हमारे द्वारा पेश किया जाएगा। तलबाना फार्म, जिसको आह्वान पत्र भी कहते हैं, उसमें पूरा ऊपर न्यायालय का नाम लिखा रहेगा, हमें लिखना होगा, और प्रखंड क्रमांक, पार्टियों के नाम, आदेश दिनांक और उपस्थिति दिनांक, और बीच में जज साहब का नाम लिखा रहेगा। उसमें प्रस्तुत दिनांक लिखा रहेगी और प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर रहेंगे, और बीच का जो एक बड़ा कॉलम रहता है उसमें प्रतिवादी का पता लिखा जाएगा, वास्ते जारी किए जाने सूचना उत्तरवादिनी की उपस्थिति है तो, और उसका पूरा पता लिखा जाएगा। फिर कोर्ट के जो भी तामील कराने वाले कर्मचारी हैं उसकी तामील करवा के कोर्ट में लेके आएंगे, और यदि उस तारीख पे उपस्थित होती है तो उससे लिखित उसका जवाब मांगा जाता है। और चूंकि ये फैमिली कोर्ट के अंतर्गत ये सभी वाद आते हैं, तो कुटुंब न्यायालय के तहत उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा दिया जाए और राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर दिया जाए। तो न्यायालय के द्वारा राजीनामे के लिए फाइल लगा दी जाती है, और दूसरी कोर्ट में जो जज साहब इसके लिए विशेष तौर से नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए सुलह समझौते के लिए दोनों पार्टियों को भेजा जाता है। उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग ली जाती है, उनके मामलों को समझा जाता है, दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है, और पूरी कोशिश की जाती है कि इनमें सुलह समझौते के आधार पर निराकरण हो जाए। और यदि सुलह समझौते के लिए निराकरण नहीं हो पाता, इसमें अधिकतम 3 अवसर तक सुलह समझौते के लिए न्यायालय के द्वारा लगाई जाती है। धारा 6 फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6, 5 ये बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं जो इसी संबंध में बताई गई। धारा 9 में बताया गया है कि न्यायालय का कर्तव्य है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 में बताया गया है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि दोनों पक्षों में प्रारंभिक तौर से सुलह समझौता कराए। क्योंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 13 में जो वकीलों या कानूनी विशेषज्ञों को इसलिए रोका गया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और बाद में अनुमति भी दी गई है कि न्याय में किसी के साथ अन्याय ना हो, जैसे कि कोई व्यक्ति कानून की प्रोसीजर नहीं जानता है, सुलह समझौता ही नहीं हो पा रहा है, तो इसी दशा में फिर वकील साहब, हालांकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वकील साहब के द्वारा ही याचिका तैयार करके पेश की जाती है और मुकदमे शुरू से आखिर तक लड़े जाते हैं। लेकिन बुक में वो कानून लिखा हुआ है और उस कानून के अनुसार ही न्यायालय के द्वारा अनुमति दी जाती है। तो जब समझौता सुलह पूरा असफल हो जाता है, तब वो फिर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाती है, उनसे जवाब लिया जाता है। फिर जो है कि आदेश 8 के तहत उनसे जवाब लिया जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। और फिर उसके बाद आदेश 14 के तहत उसमें वाद विषय बनाए जाते हैं। वाद विषय बनने के बाद फिर गवाह पे लगाई जाती है। पहले आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शपथ पत्र लिखित में लिए जाते थे। अब जो है कि डायरेक्ट बयान डायस पर ही होते हैं। वादी के वकील साहब चीफ कराते हैं, और जो टाइपिस्ट हैं जो कोर्ट में जज साहब के पास बैठे रहते हैं, बाबूजी साहब, वो उसको टाइप करते जाते हैं। इस प्रकार से मुख्य परीक्षण होता है, विपक्ष अधिवक्ता उसका प्रति परीक्षण कराते हैं। जब वादी की साक्ष्य समाप्त हो जाती है तब प्रतिवादी की साक्ष्य प्रारंभ होती है। प्रतिवादी की साक्ष्य जब प्रारंभ होती है तो फिर वादी के अधिवक्ता उसको जो है कि क्रॉस करवाते हैं, उससे जिरा करते हैं, प्रति परीक्षण करते हैं। उसके बाद जब दोनों के गवाह पूरे पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद फिर अंतिम तर्क पर प्रकरण लगाया जाता है, और अंतिम तर्क सुनने के बाद फिर न्यायालय के द्वारा गुण दोषों के आधार पर जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो विवाद है, उनके जो बयान आए हुए हैं, उन सब के आधार पर फिर अंत में फैसला दिया जाता है। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को भी सर मैंने ई बुक के अंदर लिखा हुआ है। 17 अध्यायों में बांटी ई बुक सर। उसमें बहुत कुछ डिटेल में है, लेकिन उस बहुत कुछ डिटेल में से सिर्फ एक मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। धारा 13 की विस्तृत कानूनी व्याख्या और धारा 26 की विस्तृत कानूनी व्याख्या, जो मैंने आपके सामने बुक के अंदर से पढ़कर बताई है वर्ड टू वर्ड, और उसको पूरा समझाया भी है आसान शब्दों में कि किन किन आधारों पर तलाक की याचिका ली जा सकती है, और बच्चों की कस्टडी के बारे में भी उसमें जानकारी मैंने आपको बुक के अंदर से कानून के तहत दी है। अब इन आवेदनों की ड्राफ्ट क्या होगी, उसके आगे की जानकारी सर मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूँ, और इसी बुक से मैं आपका परिचय भी करा दूंगा। उसके अंदर से देने का मेरा मुख्य आशय यही है कि आप उस ई बुक से परिचित हो जाएं कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आइए सर, बिना देरी करे हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये ई बुक का शीर्षक है और हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 13 तलाक याचिका ड्राफ्ट, शपथ पत्र फॉर्मेट और धारा 26 आवेदन ड्राफ्ट। ये हमारा ई बुक का टाइटल और शीर्षक है। अब इस ई बुक में आपको शॉर्ट में मैं विषय सूची से परिचित करा देता हूँ। अध्याय 1 में जो बताया गया है, ये अध्याय 1 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का परिचय, ये सर मैं आपको लास्ट में परिचित कराऊंगा। अभी हम हमारे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ये अंत अंत में सर लास्ट वाला अध्याय है जो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। ये स्क्रॉल कर रहा हूँ सर मैं, ये आ चुका अध्याय हमारा। अध्याय 18 में मैंने सर ये चीजें लिखी हुई हैं। अध्याय 17 और अध्याय 18 ये ई बुक के अध्याय हैं सर, आप याद रखिएगा। ये बुक के अध्याय नहीं है। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है ये उसके अध्याय नहीं है। ये जो पीडीएफ मैंने तैयार करा है ये उसके अध्याय है, आप ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ क्या है कि ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है। जो कानून की किताबें लिखी जा चुकी हैं उनमें से वो धाराएं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकती हैं या आपके मुद्दे से संबंधित हैं, उनको निकाल कर एक जगह मेरे द्वारा व्यवस्थित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यदि आपका मामला इससे संबंधित है तो आप उससे एक मार्गदर्शन, एक एक राह आपको मिल सके, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये कोशिश है, एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है। और बाकी का आपको जो विशेष मैटर है आपका, आप जिस भी जगह होंगे तो आपके वहाँ के जो भी वकील साहब हैं, जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद ही आपको कार्य करना होगा। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद ये रहती है कि आप इतने सक्षम जरूर महसूस करेंगे अपने आप को कि आपको अब आगे क्या कार्रवाई करना है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि जब हम परेशान हो उठते हैं, हमको पता नहीं लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में मेरा वीडियो और मेरी ई बुक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का एक प्रयास है सर। क्योंकि आप एक बात सोचें कि यदि कोई महिला है, कोई पत्नी है और वो घर के अंदर ही रहती हैं, उनको बाहर की जानकारी कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई अभी प्रारंभ में कि किस किस आधार पर क्या क्या याचिका ली जा सकती है, ये उनको जिस बात की जानकारी नहीं है तो वो घुटती रहती हैं, मरती रहती हैं, उनका शोषण होता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जान भी जाने की नौबत आ जाती है सर, जान भी चली जाती है। और जब मामला इतने गंभीर स्तर तक पहुंच जाए कि महिला की जान ही जाने की संभावना हो गई, उसको लगता है कि वो मर ही जाएगी, तब ऐसी स्थिति में सर फिर धारा 13 ही अंत विकल्प बचता है। अब उनको ये पता नहीं होता है, लेकिन मेरा वीडियो यदि आप घर में बैठे देख रहे हैं तो आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि आपके क्या अधिकार हैं। भाई उनको तो ये भी नहीं पता होता कि कोर्ट कहाँ है, वकील साहब कौन होते हैं, कचहरी कैसी होती है, ये आधार वो भला कहाँ से लेके आएंगे। वो तो उनके माता पिता से जब कहते हैं, कहती हैं, उनके भाइयों को जब घटना बताती हैं, तब उनके माता पिता और भाई, जो प्रारंभिक तौर पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनकी बहन का या बेटी का घर नहीं बिगड़े, तो राजीनामे की, सुलह समझौते की तमाम कोशिशें कर ली जाती हैं। जब वो सफल हो जाती हैं और एक पक्ष का जुल्म और अत्याचार बढ़ता चला जाता है, तब कहीं जाके वो कोर्ट में वकील साहब से मिलते हैं। फिर वकील साहब के द्वारा उनको ये जानकारियां दी जाती हैं जो घर बैठे मेरे द्वारा आपको दे दी गई हैं इस वीडियो के जरिए। संपूर्ण कानूनी ज्ञान सरल और आसान शब्दों में मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। आप खुद मेरा वीडियो देखने के बाद इतने सक्षम हो जाएंगे कि अब आगे आपको क्या कानूनी कार्रवाई करना है। यदि गंभीर समस्या और परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जीवन मृत्यु का सवाल उठ चुका है, कि मतलब लगता है कि हम मर ही जाएंगे अब साथ में रहने के बाद, हमारा जीवन ही नहीं सफल हो रहा, तब ये स्थिति में ये सभी आधार आपके लिए बड़े लाभकारी होंगे। अब जो हमारा ड्राफ्ट है सर, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसकी ड्राफ्ट किस प्रकार से की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो तलाक याचिका है, इसमें सबसे ऊपर तो सर न्यायालय का नाम लिखा जाता है। और अब चूंकि ये एक आइडियल ड्राफ्ट है सर, इसको आपकी परिस्थिति के हिसाब से इसमें रद्दोबदल आपको कुछ तो करना होगा, घटनाओं का और घटनाओं का परिवर्तन, कोर्ट का परिवर्तन, नाम का, जहाँ कहीं भी आप हैं, वादी प्रतिवादी के नाम भी मैंने खाली छोड़ दिए हैं, आपको लिखना होंगे। सबसे ऊपर कोर्ट का नाम, सिविल सूट नंबर, और फिर वादी प्रतिवादी के नाम, बीच में आपका विषय में जैसे लिखा हुआ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक हेतु वाद, माननीय महोदय करके लिखा जाएगा कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं। मतलब जुरिडिक्शन का प्रश्न है कि वादी एक हिंदू है और इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करता करती है, और प्रतिवादी भी हिंदू धर्मावलंबी है और उसका स्थायी पता ये है। यह आपको पता लिखना है नंबर 1 में। और ये माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण
ये वाद माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई योग्य है। ये ज्यूरिडिक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि न्यायालय को क्षेत्राधिकारी नहीं है और आपने वहां पे जाके तलाक की याचिका पेश कर दी, तो न्यायालय उस मुकदमे को या तो लेगा ही नहीं, आपको वापस लौटा दिया जाएगा। आपके कागज और आपकी जो टाइपिंग, ये सब बेकार जाएगी, आपका पैसा ये बिगड़ेगा, आपको डिले होगा, फिर आपको डबल से दस्तावेज तैयार करना होंगे। तो ज्यूरिडिक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है सर, कि यह कहाँ पेश की जाएगी। उसके बाद वादी और प्रतिवादी के मध्य दिनांक को विवाह की तिथि हिंदू रीति रिवाज अनुसार विवाह संपन्न हुआ था। मतलब दोनों के बीच में जो विवाह हुआ था उसके बारे में तारीख और किस प्रकार से हुआ था, ये पूरा डिटेल आपको इसमें लिखना है। ये दूसरे पैरा में आएगा। अब सर इसमें क्या हुआ है वास्तव में, कि एक जो याचिका मेरे द्वारा अभी पेश की गई है, ये मैं लेके बैठा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी कल ही पेश की है कोर्ट में। तो मैं इसी के फैक्ट के आधार पर आपको ये इसकी ड्राफ्टिंग को समझा देता हूँ। आप इसको आपके जो केस की कंडीशन है उसके हिसाब से, आपकी जो घटना है आप उसको उस हिसाब से इसमें ऐड कर लेना। लेकिन समझाने के लिए मैं एक घटना तैयार करके आपको बता देता हूँ, जो मेरे द्वारा, जो मेरे पास पक्षकार आया था और मैंने जो कोर्ट में जिस घटना के आधार पर वो पेश की थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मामला इस प्रकार से था कि प्रेम विवाह इनके बीच में हुआ था, दो लोगों के बीच में। प्रेम विवाह होने के बाद दोनों साथ रहने लगे, साथ में रहने लगे, काफी अच्छे से रहे। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ उसके 8 माह बाद ही पत्नी पति का घर छोड़कर चली गई, अचानक ही। पति के द्वारा पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा भी तलाश किया गया। जब पुलिस ने तलाश किया तो पाया कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है, बतौर पत्नी बनकर। पति को ये जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई। पति को बड़ा धक्का लगा। वो उसके भाई बहन और जो भी रिश्तेदार थे उनको लेकर पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा और उस महिला से बातचीत की, और उस महिला की समझ में जो बात आ गई और वो वापस उनके साथ आ गई चलकर। ये सारी घटना मैंने याचिका के अंतर्गत लिखी हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि किस प्रकार से घटना को सेट किया जाएगा, एक आम व्यक्ति की भी इसको सीख और समझ सके, एक कानून का विद्यार्थी भी और एक वकील साहब भी। हालांकि वकील साहब तो सभी विद्वान होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जिसको जानकारी नहीं है वो इसको सुनकर और समझकर एक बात को सीख सके। अब जब वो वापस आ गई तो वापस आकर साथ में रहने लगी। साथ में रहते हुए कुछ समय बीता, एक पुत्री का जन्म हुआ, 2.5-3 साल की पुत्री हो गई। उसके बाद कुछ साल और बीत गए और तकरीबन ये इन दोनों का विवाह हुए है, जो भी 18 में विवाह था, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 8 एक साल वो लगभग साथ रहे थे। और अचानक ही पिछले वर्ष वो फिर अचानक उस 2.5-3 साल की पुत्री को लेकर घर पे ताला लगाकर कहीं चली गई। जब पति ड्यूटी से लौटकर आया और उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है और उसकी जो पुत्री है वो भी नहीं है और पत्नी भी नहीं है, वो परेशान हो गया। उसने आसपास पूछा, तलाश किया, कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर उसके द्वारा फिर दोबारा पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा फिर जांच पड़ताल की गई और पुलिस को पता लगा कि वो फलानी जगह उसी व्यक्ति के साथ फिर रह रही है जिसके साथ वो विवाह के 8 माह बाद घर से चली गई थी और रहना चालू कर दिया था। अब 6-7 साल वापस इसके साथ रही और उसके बाद फिर वापस चली गई उसी व्यक्ति के पास। अब जब पुलिस को पता लगा, पुलिस ने हमारे पक्षकार को इन्फॉर्मेशन दी। हमारा पक्षकार जो है कि फिर उसके भाई बहन भाभी और रिश्तेदारों को लेकर उसके घर पे पहुंचा, उससे बातचीत की। उसने साथ में आने से साफ मना कर दिया, बच्ची को भी देने से साफ मना कर दिया। कुछ सोने के कुंडल उंडल भी पहन के गई थी, वो उसी के पास थे। और उसने पुलिस को बयान दे दिए कि जिसके साथ वो रह रही थी उससे उसने एक साथ में रहने का अभिस्वीकृति भी करवा ली कोर्ट में, जिसको आजकल हम कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, जिसको साथ में रहने का एक एग्रीमेंट आप कह सकते हैं कि बगैर शादी करे हुए दो लोग अगर साथ में रहते हैं, इस तरीके का एक शपथ पत्र भी, शपथ पत्र या अभिस्वीकृति पत्र नोटरी वकील साहब के द्वारा उसके तैयार करवा लिया गया कि मैं इससे प्रेम करती हूँ और मेरा पति शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता था, मेरा भरण पोषण नहीं करता था, बुरा व्यवहार करता था।
तो इसलिए मुझे इसने भगा दिया और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और इसी के साथ रहूंगी। ये सभी झूठी बात उसने लिखाई, मेरे पक्षकार के द्वारा यही बताया गया। और ये पुलिस को बयान उसने नोट करा दिए और हमारे पार्टी सभी लोग वापस लौट कर आ गए। अब मेरे पक्षकार जब वापस आया तो उसने ये देखा कि एक लोन भी उसके द्वारा लिया गया था उसकी पत्नी के नाम से, जिसमें गारंटर वही था। पत्नी ने उसमें से वो राशि ट्रांसफर करके वो जो उसने नया पति बनाया था उसके खाते में ट्रांसफर कर दी। उसने वो ट्रांजैक्शन रसीदें भी बताई, ये सब चीजें बताई, और उसका मन इतना दुखी हो गया, इतना आहत हो गया कि उसने फैसला लिया कि अब वो इसके साथ अपना जीवन नहीं गुजारेगा। 2 बार उसने घटना की थी, विवाह के 8 माह बाद भी और 6 साल बाद भी। तो उसके द्वारा तलाक लेने का निर्णय लिया गया। जब उसके द्वारा मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने बड़ी उसकी बारीकी से जांच की, उसके कथन नोट किए और पूरी घटना का विवरण तैयार करके कोर्ट में जज साहब के समक्ष याचिका को प्रस्तुत किया। ग्राउंड यही लिखे हैं सर। मेरा प्रकरण इस वीडियो के बीच में इस घटना को बताने का यही है कारण कि आपके केस में जो भी परिस्थिति हो, जो भी घटना हो, जो भी आधार हो, जो धारा 13 की उपधारा 1 में दिए गए हैं, जो भी आधार हो, आप उस आधार वाली घटना को आप आपकी इस याचिका में लिखेंगे जो अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये ड्राफ्टिंग चल रही है हमारी, उस ड्राफ्टिंग में ही मैंने आपको घटना इसलिए बताई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि धारा में तो लिखी हुई है और घटना पैदा होती है, धारा बाद में लगती है। ये नहीं है कि धारा पढ़ के घटना लगेगी, नो सर। ये तो बाय नेचर घटना घटित होती है। फिर जब आप आपके वकील साहब से मिलते हैं तो वकील साहब देखते हैं कि ये घटना आखिर किस धारा के अंतर्गत आती है। वो देखते हैं कि ये तो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो पता लग रहा है कि वो धारा 13 की उपधारा 1 की उपधारा 3, 4, 5, 6 में आएगा, या फिर क्रूरता की है तो किस में आएगा, तो वो फिर उसके तहत याचिका पेश की जाती है। तो घटना पहला पैदा होती है, धारा उसके आधार पर, घटना के आधार पर लगती है। घटना बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आपके प्रकरण की जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी घटना हो, उस घटना का उल्लेख आपको इस याचिका के अंतर्गत करना है। तो अब हम सर आगे बढ़ते हैं। मैंने घटना बताने का मकसद आपको इस मामले को आसानी से समझाना था कि आप ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाएगी उसको समझ सकें। इसमें नंबर तीसरा पेरा आएगा, विवाह के उपरांत प्रतिवादी ने वादी के प्रति अत्याचार, क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना की है जो निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध होता। तो क्रूरता के जो भी आधार हैं आप सबको इसमें लिखना। आधार 1 जैसे कि शारीरिक मानसिक क्रूरता, आधार 2 जैसे कि परित्याग, आधार 3 जैसे कि व्यभिचार। जो भी हो क्रूरता का आधार आपको इसमें लिखना। चौथा पैरा में आएगा, प्रतिवादी पिछले समयावधि से वादी के साथ नहीं रह रहा है और दाम्पत्य संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि धारा 13 की उपधारा में बताया गया है कि 2 साल की अवधि से उनके बीच में संबंध नहीं हुए, छोड़ रखा है, तो ये भी एक तलाक का आधार होता है। तो यदि वो भी आपका आधार है तो आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। अगला है पांचवा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत तलाक का दावा करता करती हूँ क्योंकि प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर विवाह को असहनीय बना दिया। अब वो आपके पर्सनल जो घटना है आपके जीवन में हुई है वो घटना आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट आपके लिए तैयार की है, जैसे कि तलाक का कारण, जैसे कि परित्याग, व्यभिचार, मानसिक क्रूरता। ये पूरी डिटेल में सर आपको लिखना है, चाहे 2 पन्ने में आए, 3 पन्ने में आए या 4 पन्ने में आए। इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी चीज को छोड़ देंगे और बाद में कोर्ट में बयान में बताएंगे तो आपकी याचिका के अंतर्गत तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो विपक्षी अधिवक्ता जरूर क्रॉस करेंगे आपसे कि जो आप बयान कोर्ट में दे रहे हैं आपने आपकी तलाक याचिका में नहीं लिखवाया। फिर उसमें एक संदिग्ध स्थिति पैदा हो जाती है कि आखिर आपने क्यों नहीं लिखा है, या तो आपको स्पष्टीकरण देना होगा, या आप अगर कुछ भी नहीं कह पाते हैं तो फिर न्यायालय उस बात को डाउटफुल कंडीशन में देखता है कि नई बात इनके द्वारा बाद में कैसे जोड़ी गई। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बात है। छठा पेरा है इसमें, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7(1) के अंतर्गत न्यायालय को विवाह विच्छेद से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसमें जो है कि 6 नंबर का पेरा, एक आइडियल ड्राफ्ट है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और आपको एक जानकारी और मैं दे दूं कि आप जब भी ई बुक को आप परचेस करें तो वीडियो सर साथ में जरूर देखें, क्योंकि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकली जानकारी है। हो सकता है इसमें वो कॉलम नहीं है, जैसे कि निश्चित समय अवधि में याचिका प्रस्तुत की गई है। हालांकि इसमें जो है कि वाद कारण उत्पन्न होने के बाद ऐसी स्थिति नहीं बनती है। यदि आप इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन कोर्ट फीस और अन्य चीजें लिखना पड़ेंगी। और लिमिटेशन भी आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वाद कारण आप इसमें दर्शाएंगे कि वाद कारण आपका कब पैदा हुआ है, कब आपको उसने छोड़ा। अब जैसे कि हमारे केस में उसने बयान दे दिए पुलिस को
फाइनल चीज डिसीजन हो गया तो ये उसी तारीख से हमारा वाद कारण हमने इसमें दर्शाया कि हमारा वाद कारण इस तारीख को उत्पन्न हुआ। तो वाद कारण तो सर आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर ट्रिगर कहाँ से हुआ कि आपने डिसीजन लिया कि अब हम तलाक की याचिका लगाएंगे। तो वाद कारण उसमें लिखा जाएगा, कोर्ट फीस, ये सभी जो जानकारी मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में दी है उसकी एक लाइन इसमें लिखी जाएगी कि उचित न्याय शुल्क पर, प्रोसेस शुल्क पर, सूची अनुसार दस्तावेज, वकील पत्र के साथ 2 प्रति में ये जो है कि याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है, उसके साथ वादी का रजिस्टर्ड पता लिखा जाएगा, साक्ष्य सूची अगर संभव है तो आप उसको भी साथ में पेश कर सकते हैं, पूरी जानकारी। तो ये एक पेरा और है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और अंत में निवेदन इसमें किया जाएगा कि न्यायालय यह घोषित करे कि वादी और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। 1 नंबर 1 निवेदन हो जाएगा। दूसरा निवेदन है, न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिग्री पारित करे। न्यायालय से दूसरा निवेदन यह हो जाएगा। तीसरा निवेदन है, प्रतिवादी को वादी को भरण पोषण क्षतिपूर्ति यदि लागू हो प्रदान करने का आदेश हो। इसमें धारा 24 का स्पेशल एक आवेदन आप अलग से पेश कर सकती है पत्नी। हमने जैसे पेश की है याचिका पति की ओर से, तो पत्नी को अधिकार रहता है कि धारा 24 की याचिका को पेश कर सके। लेकिन जो केस का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। एक बड़ी सीखने की बात मिलती है कि इसमें ये जो पत्नी है, जो मैंने घटना आपको बताई है, इसमें ये धारा 24 के तहत दावा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दूसरे पति के दूसरे व्यक्ति के साथ पहले वाले व्यक्ति से तलाक लिए बगैर ही रहने लग गई है और ऑन रिकॉर्ड ये चीज प्रूफ भी हो चुकी है। मेरे द्वारा उस पक्षकार से कहा गया कि जो पुलिस में बयान हुए उनकी प्रमाणित कापी आप लेके आओ। वो 10 दिन भटका, तब कहीं जाके उसको बयान की प्रमाणित कापी प्राप्त हो गई। उस बयान की प्रमाणित कापी में स्पष्ट लिखा हुआ है महिला के बयान में कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ इससे प्रेम करती हूँ और इससे यही मेरा ध्यान रखेगा, मेरा पूरा ख्याल रखेगा और मैं इसी के साथ रहती हूँ और इसी के साथ रहूंगी और मैं जिससे मेरी शादी हुई थी पहले, अब उसके साथ मैं नहीं रहना चाहती, उसको मैंने छोड़ दिया। अब ये उसका एक तो अनैतिक जीवन हो गया, पति के रहते हुए उसने दूसरे के साथ संबंध बना लिए। तो ये सारे ग्राउंड हमारे पक्षकार को प्राप्त हो चुके हैं और वो चूंकि ऑलरेडी पति के साथ रह रही है, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है, उसके बयानों से साबित है। उस बयानों में कह रही है कि मेरा भरण पोषण करते हैं, ध्यान रखते हैं पूरा। तो ऐसी दशा में वो उसका अधिकार खो चुकी है सर, धारा 24 के तहत। यदि आपके प्रकरण में भी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो आप निश्चिंत रहें कि महिला फिर भरण पोषण का अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। यदि वो किसी वजह से पेश कर भी दे आवेदन, क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने पे किसी पे रोक नहीं है, तो भी वो अदालत के द्वारा इन आधारों को देखते हुए उसको निरस्त किया जाएगा। तो इस स्थिति में वो चीज लागू नहीं होती है। अब चौथा पेरा है सर, इसमें न्यायालय उचित राहत प्रदान करे जो न्याय हित में आवश्यक हो। इसमें इति दिनांक और हस्ताक्षर वगैरह इसमें किए जाएंगे। तो ये तो सर हो गई हमारी धारा 13 की कंप्लीट याचिका। इसमें 80 रुपए की न्याय शुल्क लगाई जाती है और चूंकि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम ये भी कोई एक स्टेट तक सीमित नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में ये लागू है। और इसमें जो अब हम अगली चीज देखते हैं, इसके साथ जो शपथ पत्र लगाया जाएगा उसको भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ई बुक के अंदर वो भी लिखा हुआ है, शपथ पत्र की ड्राफ्ट भी कि ऊपर तो न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, इधर प्रकरण क्रमांक और शीर्ष, इधर वादी प्रतिवादी मतलब याचिकाकर्ता और उत्तरवादिनी, बीच में लिखा जाएगा शपथ पत्र, कोष्टक में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की याचिका के समर्थन में। नंबर 1 लिखा जाएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम, पूरा पता, उम्र, जाति आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ का निवासी हूँ। फिर दूसरा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरा विवाह इससे इस दिनांक को हुआ था। फिर मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि यहाँ घटना का संक्षिप्त विवरण लिखना है कि शादी इस तारीख को हुई थी, इतने समय साथ रहे और उसके 8 माह बाद ये दूसरे के साथ चली गई। मैंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वापस आ गई, फिर पुत्री का जन्म हुआ, फिर चली गई और अब पुलिस को बयान दे दिए कि साथ में नहीं रहना चाहती। ये सारी चीजें शॉर्ट में आपको शपथ पत्र में लिखना होगी। फिर उसमें बाद में इति दिनांक और हस्ताक्षर नीचे के साइड A4 साइज में और फिर बीच में सत्यापन। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 लगाए जितने भी हैं लिखी बातें मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है और कानूनी जानकारी मेरे वकील साहब के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विश्वास करने का आधार रखता हूँ। ये और उसके बाद फिर दिनांक और हस्ताक्षर, और इसको आपको शपथ आयुक्त से आपको इसको तस्दीक करवा लेना होगा। ये हो गया याचिका के समर्थन में शपथ पत्र। अब ये हो गया सर हमारा मामला कंप्लीट, धारा 13 की याचिका, रजिस्टर्ड पता, ये सब मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में जानकारी दे दी है। अब आता है सर धारा 26 के तहत कि जैसे कि ये जो मामला था
इसमें बच्ची को लेकर चली गई, जो एक उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया था। अब पति के मन में तो बड़ा धक्का लगा कि एक तो उसके साथ विवाह किया और उसको धोखा देके दूसरे के साथ रहने चली गई और वो पुत्री को लेकर चली गई। वो तड़पने लगा। वो चाहता था कि वो भले 2.5 साल की भी बच्ची है तो वो उसको दे दी जाए। उसकी माता है, उसकी भाभी है, ये सब उसकी परवरिश अच्छे से कर लेंगी। और ये इस प्रकार से अनैतिक रूप से गई है और गैर कानूनी तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से संबंध बनाकर रह रही है। तो इससे उस बच्ची के मन मस्तिष्क पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वो मेरी पुत्री है, मतलब वो उसका ये कहना था कि वो उसकी पुत्री है तो उसी को अच्छे से रखेगा, पालन पोषण करेगा। तो इसीलिए धारा 26 की याचिका लगाकर हमारे द्वारा एक कोशिश की जा रही है। हालांकि 5 साल से कम उम्र है, 6-7 साल से उम्र है कम, तो माता को उसका संरक्षण का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि बड़ी विपरीत स्थितियां हैं कि वो महिला जो है कि धोखा देके, या आप जो भी मान लें, गलत तरीके से गई है और गलत तरीके से पति के रहते हुए दूसरे से उसने संबंध बना लिए हैं, तलाक लिए बगैर ही ऐसा कार्य किया गया है। तो इससे बच्ची के जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए हमारे द्वारा एक कोशिश की जा रही है। अब हम देखते हैं कि न्यायालय उसको स्वीकार करता है क्या स्वीकार करता है। बात की बात है, वकील का काम है वकालत करना, अपने पक्षकार को न्याय दिलाना, अपने पक्षकार के लिए जहां तक हो सकता है उसकी सत्य बात के लिए उसके साथ खड़े होके उसको जहां तक हो सकता है न्याय प्राप्त करने में मदद करना। ये एक वकील की ड्यूटी होती है। तो मेरे द्वारा भी उस ड्यूटी का निर्वाह करते हुए धारा 26 का आवेदन तैयार किया गया है। उस आवेदन की मैं ड्राफ्ट आपको बता देता हूँ। ऊपर न्यायालय का नाम, पूरा पता वगैरह उसमें डिटेल में लिखा जाएगा और शीर्षक जैसा कि आप जानते हैं वही अनुमान लिखा जाएगा, प्रकरण क्रमांक, और बीच में लिखा जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवेदन बच्चों की संरक्षा हेतु। माननीय महोदय, मैं प्रार्थी उपरोक्त मामले में वादी हूं और मैंने प्रतिवादी का पूरा नाम पता लिखा जाएगा के खिलाफ विवाह विच्छेद तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत आता है। ये पैरा 1 हो गया। दूसरा पैरा, मैं आवेदन आपके समक्ष धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कर रही हूं यदि पत्नी है तो। कई बार ऐसा भी होता है कि पति ने तलाक की याचिका लगा दी और 5 साल से कम उम्र के बच्चे 2-3 या जो भी हैं वो पति के पास है, तो महिला मांग कर सकती है उसमें धारा 26 के तहत कि ये मुझे दिए जाएं बच्चे, इनकी परवरिश मैं करूंगी। तो इसमें पैरा क्रमांक 2 में है, बच्चों की सुरक्षा और उनके भरण पोषण के संबंध में उचित आदेश की मांग कर रहा हूँ। एक भाषा शैली इस प्रकार से लिखी गई है समझाने के लिए, इसको आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रार्थी और प्रतिवादी के बच्चों की संख्या, बच्चे कितने, उम्र, इन बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल संबंधी अन्य आवश्यकताओं को आपको इसमें लिखना होगा कि आप ज्यादा बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर वो आपके पास किस प्रकार से ठीक रहेगा, ये बातें आपको डिटेल में बताना होगी। बच्चों की मुख्य संरक्षकता कस्टडी प्रार्थी को प्रदान की जाए, क्योंकि प्रार्थी द्वारा दिए गए जो ऊपर जो भी कारण आपने बताए हैं वो उचित हैं। आपको न्यायालय को बताना होगा, समझाना होगा कि इस कारण से ये बच्चे की सुरक्षा हमें दी जाए। प्रतिवादी को बच्चों के भरण पोषण के लिए उचित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रतिवादी को बच्चे के भरण पोषण के लिए, तो ये उस कंडीशन में यदि महिला के द्वारा मांग की गई है तो वो भरण पोषण की भी मांग उसमें कर सकती है कि बच्चों के भरण पोषण। इसमें तीनों चीजें मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई हैं कि कस्टडी, शिक्षा, भरण पोषण, इन बातों पर न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं। और गांव में यदि बच्चों की सुरक्षाता प्रार्थी के पास दी जाती है तो प्रतिवादी को बच्चों से मिलने का अधिकार, उचित अधिकार होगा। ऐसा भी होता है कि यदि न्यायालय ने आपका आवेदन निरस्त कर दिया तो कम से कम बच्चों से मिलने का अधिकार तो आपका रहे, तो ये भी मांग की जा सकती है। बच्चों की भलाई और उनके मानसिक विकास के लिए आवश्यक हो, बच्चों के घा है इसमें, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिवादी से बच्चों के पास रहने के दौरान किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक चोट से बचाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने का आदेश किया जाए, ये भी निवेदन किया गया है। डा में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सभी निर्णय लेने में प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए। और अंत में आएगा, प्रमाणित करता हूं कि सभी तथ्य सत्य और आवेदन में उल्लिखित सभी जानकारी सही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उपरोक्त अनुरोधों को स्वीकार करते हुए इस आवेदन पर उचित आदेश पारित करने की कृपा करें। इति दिनांक हस्ताक्षर इसमें आएंगे। तो इसमें सर ये जो निवेदन है, अंत में प्रार्थना इस रूप से भी लिखी जाएगी। ये मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट की है। इस आइडियल ड्राफ्ट को आप आपके हिसाब से संशोधित करना आपको बेहद जरूरी है। आप ये ना समझे कि जो मैंने इसमें लिख दिया है वो फाइनल हो गया। आपको आपके केस, कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से इसमें संशोधन करना ही होगा।
अब इसमें अंत में आप प्रार्थना कर सकते हैं उचित आधार पे कि साहब बच्चे की कस्टडी माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी मुझे प्रदान की जाए। तो ये सर हमारा आज के वीडियो में मैंने आपको दोनों टॉपिकों पर पूरी जानकारी दे दी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में तलाक के आधार पति पत्नी दोनों के, और धारा 26 और इन दोनों के आवेदन की ड्राफ्ट और इनके साथ लगने वाले शपथ पत्र। ये धारा 26 के तहत भी एक एफिडेविट लगाया जाएगा। एफिडेविट उसी प्रकार से तैयार किया जाएगा जैसे मैंने धारा 13 का बताया आपको। धारा 13 में जो आपने लिखा था तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कोष्टक में शपथ पत्र। धारा 26 बच्चों की सुरक्षितता लेने हेतु आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र पेश है, ये आपको उसमें ड्राफ्टिंग में लिखना होगा। बाकी आधार आपको आवेदन के वो सभी आधार शपथ पत्र में लिखना होंगे कि जो आप किस वजह से वो आपके पास द बेस्ट रहेगा, उसका जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परवरिश कैसे बेहतर रहेगी, ये सारे कारण लिखना होंगे। अदालत में आपको जज साहब को बताना होंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें सर हमारी हो गई पूरी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी इस टॉपिक पर प्रदान कर दी है। अब इस ई बुक की विषय सूची से भी सर मैं आपको परिचित करा देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपको ई बुक से कराते कराते मैं बीच में रुक गया था, ताकि मैं बाद में आपको परिचित करा दूं, ताकि बीच में जानकारी का जो प्रवाह है वो टूटे नहीं। ये आप देख रहे हैं अध्याय 1 है परिचय। इस परिचय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का परिचय बताया गया है। धारा 13 का महत्व और उपयोगिता, विवाह के विघटन के आधार, तलाक, अलगाव और विच्छेद। अध्याय 2 में धारा 13 के अंतर्गत तलाक के आधार, और अध्याय 3 में याचिका प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होगी। तो वैसे तो सर मैंने आपको बता दिया कि सभी चीजें कंप्लीट करके आपको कोर्ट में जज साहब के समक्ष ले जाना है, और कोर्ट में जज साहब के समक्ष जाके पक्षकार भी आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा डायस पे, और आप जज साहब के सामने वो हाथ में वो पेश करेंगे। जज साहब उस पर चेक करेंगे और रीडर जांच रिपोर्ट पे लगा दी जाएगी। और इसकी पूरी प्रक्रिया जो इसमें बताई गई है। याचिका की ड्राफ्टिंग जो मैंने आपको बता दी है अध्याय 5 में। अध्याय 6 में शपथ पत्र का महत्व और ड्राफ्ट किस प्रकार से होगी। अध्याय 7 में अदालत में केस कैसे प्रस्तुत करें, इसकी पूरी डिटेल बताई है। या अदालत में याचिका प्रस्तुत करने के बाद की प्रक्रिया, सुनवाई के दौरान क्या ध्यान रखें, वकील का चयन और उसकी भूमिका, कोर्ट में किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, ये पूरी डिटेल में से बताई है। मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशल बना दूंगा। यदि आपको ऐसा आवश्यक लगता है जो मैं इस ई बुक के अंदर से पढ़ रहा हूँ कि आपको उसकी स्पेशल जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट्स करके लिखें, तो मैं उस पर भी स्पेशल वीडियो आपके लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है, आपको आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन आप कमेंट्स जरूर करें, और कमेंट्स करके आप बताएं तो उन टॉपिकों पर जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ आप कहेंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा सर आपके लिए। अध्याय 8 में अदालत के समक्ष सबूत और गवाह। अध्याय 9 में अदालत में सुनवाई का तरीका और प्रक्रिया। अध्याय 10 में अपील और पुनर्विचार की प्रक्रिया। अब जैसा कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 में अपील के प्रावधान बताए गए हैं। उच्च न्यायालय में होगी, 1 माह के अंदर होगी, अंतर्वर्ती आदेश की कोई अपील नहीं होगी। यदि आपस में राजीनामा हो गया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। समझौते के आधार पर कोई डिग्री पारित की गई है तो इसमें धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत भी अपील साधारणता की जाती है, वो सभी जानकारी दी गई। 11वें में अदालत में केस जीतने के टिप्स, कि आप क्या टिप्स अपनाएं कि आप अदालत में केस जीत जाए। आप यदि पति हैं तो कैसे जीतें, पत्नी हैं तो कैसे जीतें, ये सभी टिप्स मैंने इस अध्याय 11 के अंदर तैयार करके रखे हैं, जो पूरी डिटेल जानकारी बुक के अंदर लिखी हुई है। और धारा 13 में निष्कर्ष, और उसके बाद फिर मैंने 3 अध्याय और बढ़ाए। अध्याय 14 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24, पत्नी की ओर से तलाक की याचिका विचाराधीन रहते हुए भरण पोषण खर्च के लिए आवेदन की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी और क्या कानून है, ये मैंने अध्याय 14 में तैयार किया। अध्याय 15 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत भरण पोषण और खर्च के लिए आवेदन का ड्राफ्टिंग, आइडियल ड्राफ्ट फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन हिंदी। इसमें धारा 24 जो अंतरिम भरण पोषण की मांग की जाती है, उसके क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे आवेदन की ड्राफ्ट होगी, ये सब इस ई बुक के अंदर डिटेल में लिखा हुआ। अध्याय 16 में है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत भरण पोषण और संपत्ति का आवेदन, इसके तहत आवेदन दिया जाता है, उसकी भी ड्राफ्टिंग पूरी डिटेल है। अध्याय 17 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु तलाक का वाद। ये जो मैंने अभी जस्ट जो हमारे वीडियो भी इसी से संबंधित है, और इस ई बुक के अंदर से ही मैंने आपको सारी जानकारी प्रदान की, वो अध्याय 17 था। अध्याय 18 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक हेतु वाद में धारा 26 के तहत बच्चे की सुरक्षा हेतु आवेदन की ड्राफ्ट, जो मैंने आपको अध्याय 8 में से ई बुक के पढ़कर बताई है। तो उसके बाद है सर डिस्क्लेमर है, प्रस्तावना है,
और उसके बाद फिर अध्याय 1 यहाँ से चालू हो जाता है। ये पूरी जो ई बुक है सर, ये तकरीबन 136 पन्नों में तकरीबन है सर ये। और जब इसका पीडीएफ बनाया जाएगा तो ये कुछ पन्ने इसके कम हो जाते हैं। तो इससे परिचय कराने का मेरा उद्देश्य और मकसद यही है कि जब आप इसको परचेस करेंगे तो यही मैटर आपको प्राप्त होगा पीडीएफ के रूप में। इसलिए पीडीएफ से मैं परिचित करा देता हूँ। मेरे कई व्यूवर्स का यही कहना रहता है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसका पीडीएफ आप जरूर बनाएं। तो ये पीडीएफ ही है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। और इस पीडीएफ ई बुक पीडीएफ कहते हैं इसको। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, वहाँ मोर लिखा हुआ रहता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ई बुक डाउनलोड, उसके आगे आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। वहाँ मात्र 199 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए लाभकारी है जो मेरा वीडियो देखने सुनने के बाद, तो आप इसको वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। उसी के नीचे मेरे स्टोर की लिंक दिखाई देगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ तकरीबन 76 से ऊपर ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, वो एक ई बुक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हजारों और लाखों के लिए भी हो सकती है सर, क्योंकि उसकी समस्या उसी जैसी दूसरे की भी हो सकती है। तो ये पीडीएफ जो है एक कानूनों का संग्रह है, एक जगह प्रस्तुत करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश है। तो ये पूरी ई बुक, और उसके नीचे आपको वेबसाइट का पता दिखाई देगा जो वर्तमान में अभी चालू नहीं है। और उसी के नीचे एक स्मार्ट पेज भी दिखाई देगा या लीगल कंसल्टेशन और फोन बना हुआ दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति मुझसे यदि किसी भी प्रकार की सलाह चाहते हैं तो उसमें पूरे नियम और कायदे दिए हुए हैं, आप उसको पूरे ध्यान से पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जानकारियां सर मेरे द्वारा दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे खुद के द्वारा एक याचिका पेश की गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ भी इसकी कानूनी प्रावधानों की और प्रोसीजर की आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का भी मकसद मेरा यही है। इसी के अलावा जो है कि मुस्लिम विधि के तहत भी जो दावे पेश किए जाते हैं विवाह विघटन के, पुनर्स्थापना के, वो भी फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7 के अंतर्गत ही आते हैं। और एक दावा जो अभी पेश किया गया था, मेरे समक्ष भी आया था, उसमें आदेश 7 नियम 1 लिख दिया गया, जबकि वो धारा 7 के तहत आएगा सर, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की। अब उसका जवाब, उसका हमारे द्वारा जो भी पेश किया जाएगा प्रोसीजर के हिसाब से, काउंटर क्लेम भी हम इसमें पेश करने की सोच सकते हैं, क्योंकि जब सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और पति ने तलाक की याचिका लगा दी है, तो हम क्यों ना उसमें काउंटर क्लेम कर दें कि हम पुनर्स्थापना का दावा लगा दें, क्योंकि पत्नी अलग नहीं रहना चाहती है, वो साथ में रहना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में आप अलग से सेपरेट दावा लगाएं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो उसमें प्रति दावा भी कर सकते हैं। और उसी के अलावा आप जो है कि महिला के लिए भरण पोषण की मांग के लिए अलग से दावा भी लगा सकते हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में प्रावधान थे पहले, अब वो BNSS की धारा 144 में कर दिए गए। इसमें अंतिम भरण पोषण के लिए भी आवेदन दिया जाता है कि जब तक वाद विचाराधीन है, तब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक महिला को भरण पोषण राशि दी जाए। इसी के अलावा आप धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भी आप दावा पेश कर सकते हैं। इसमें भी जो है कि धारा 23 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग की जा सकती है कि वाद विचारण के दौरान हमें भरण पोषण की राशि दिलवाई जाए। ये 2 दावे हो गए सर। इसी प्रकार से महिला के साथ यदि क्रूरता की गई है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट भी वो करती है। तो पहले धारा 498 का के तहत मुकदमा दर्ज होता था दहेज प्रताड़ना का। अब वो धाराएं कुछ परिवर्तित कर दी गई हैं, तो उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है पुलिस में। यदि आपने जो दहेज दिया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं, उसमें दहेज दिया जाता है, सूची तैयार की जाती है, सूची वधु की ओर से वर पक्ष को दी जाती है कि ये सूची अनुसार दहेज हमने दिया, उनके दस्तखत लिए जाते हैं। वो सूची बड़ी काम की रहती है। यदि ऐसी नौबत आ जाती है, कई बेईमान किस्म के लोग होते हैं कि वो दहेज हड़पने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं कि एक को छोड़ा दूसरी कर ली, दूसरी को छोड़ा तीसरी कर ली। वो ये सोचते हैं कि हम एक जगह से 2 लाख मिल गए, एक जगह से 1 लाख मिल गए, कहीं से 5 लाख मिल जाएंगे, 4 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक फंसे होते नहीं है कि कहीं उलझ गए और कानून में उनको सजा हो गई, तो इस प्रकार का कृत्य छोड़ते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 बनाई गई कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है।
यदि उपहार स्वरूप जो राशि दी जाती है उसको खुर्द बुर्द कर देते हैं तो उसमें भी सजा के प्रावधान है सर। और उसमें वो पूरी राशि सूची अनुसार दहेज भी दिलाए जाने के प्रावधान है। यदि वो नहीं दिया जाता है तो दंडनीय अपराध बताया गया, उसमें सजा के प्रावधान है। इसमें जो पुलिस के द्वारा जो केस दर्ज किया जाता है तो उस केस दर्ज करने के साथ ही इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत भी जो है कि कार्रवाई की जाती है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें प्राइवेट परिवाद भी पेश किया जा सकता है। मेरे द्वारा भी कुछ समय पहले पेश किया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3-4 के तहत। उसमें हमने न्यायालय को बताया था, उसके साथ दहेज की सूची लगाई थी। एक परिवाद पत्र होता है सर ये, और न्यायालय से निवेदन किया था कि ये सूची अनुसार दहेज हमारे द्वारा इसको दिया गया था और इन्होंने इसे खुर्द बुर्द कर दिया, बेच दिया है, तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है और हमें वापस नहीं दिया। ये इन्होंने विधि अनुसार दंडनीय कार्य किया है तो इनको उचित दंड से दंडित किया जाए। हालांकि उस केस में उन्होंने पूरा दहेज वापस कर दिया दावा लगाने के बाद ही, और राजीनामा भी कर लिया और बैठ के मामला सुलझा लिया। लेकिन ये महिलाओं को सभी अधिकार प्राप्त नहीं कि एक महिला किन किन आधारों पर कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रकार से सर जो हमारा आज का वीडियो है और जो हमारे वीडियो का जो मुख्य टाइटल है उससे मैंने आपको कानूनी जानकारी दे दी है। हमारा वीडियो का जो टाइटल है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 13 तलाक याचिका ड्राफ्ट, शपथ पत्र फॉर्मेट और धारा 26 आवेदन ड्राफ्ट। तो धारा 13 और 26 पे सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ई बुक से भी सर आपको परिचित करा दिया है और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।